नमस्कार दोस्तों, जीएस आचार्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारी भूगोल की दूसरी कक्षा है। ये कक्षाएं आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है दिल्ली मुखर्जी नगर से। आप इसे देखें और पूरा लाभ उठाएं। मैं मंगलदीप ओझा, बीपीएससी मेंस 6 बार लिखने का मेरा अनुभव है, तो मुझे बीपीएससी प्री 6 बार निकालने का पूरा अनुभव है। तो मैं आपको वही चीज़ें पढ़ाऊँगा जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसका आप पूरा विश्वास करें तो आप इसे देखें और पूरा लाभ उठाएं। आज का कक्षा का टॉपिक है बिहार की जलवायु। तो पहले मैं एक रूपरेखा बना देता हूं कि बिहार की जलवायु के अंतर्गत किन किन चीज़ों को पढ़ना है। उसके बाद हम एक एक बिंदुओं को डिटेल से पढ़ेंगे। आइए, बिहार की जलवायु। इस टॉपिक के अंतर्गत उपरोक्त बिंदुओं को देखना होता है। पहले हम एक संक्षिप्त परिभाषा देख लेंगे कि आखिर जलवायु किसे कहते हैं, और फिर एक शब्द और आता है मौसम। तो जलवायु और मौसम में क्या अंतर है, तो फिर हम मौसम से इसका अंतर भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जलवायु और मौसम में क्या अंतर है। फिर इस टॉपिक के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मौसम जो बिहार में पाए जाते हैं, इसको हम देखेंगे। इसी के साथ हम भारत में जो मौसम है उसे थोड़ी तुलना भी कर लेंगे ताकि चीज़ें और स्पष्ट हो। फिर हम एक बिंदु इसके अंतर्गत आता है बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र। इससे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक जिले आते हैं। आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब एक और बिंदु है वर्षा का वितरण। इस यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्षा का वितरण। और एक और बिंदु आता है जिसके अंतर्गत यह हमें जानना होता है कि विभिन्न मौसमों में जो वर्षा होती है तो उनमें किस मौसम में सर्वाधिक वर्षा होती है और उसका स्रोत क्या होता है। तो इसको हम वर्षा का स्रोत के शीर्षक के अंतर्गत देख सकते हैं। तो बिहार की जलवायु, इसके अंतर्गत 5 बिंदु हैं। 5 बिंदु परिभाषा, मौसम से अंतर, दूसरा है विभिन्न मौसम, तीसरा है बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र, चौथा है वर्षा का वितरण और पांचवा है वर्षा का स्रोत। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो पहला है परिभाषा। आखिर जलवायु किसे कहते हैं। तो जलवायु जो है, इसकी परिभाषा जो भूगोलवेताओं के द्वारा दी गई है उसको हम संक्षिप्त में आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। जलवायु जो है वो किसी भी विस्तृत क्षेत्र और लंबी समयावधि, यह समयावधि कितनी की हो सकती है, 30 से 35 वर्ष, जो भूगोलवेताओं ने बताया है। तो विस्तृत क्षेत्र और लंबी समयावधि में मौसम की जो अवस्था होती है उसे हम जलवायु कहते हैं। तब आपको ये याद रखना होगा, अगर कहीं पे परिभाषा भी पूछ लिया जाए, प्रश्न इससे भी बनाए जा सकते हैं। तो आप याद रखिएगा कि 2 तत्व होने चाहिए परिभाषा के अंतर्गत, विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र और लंबी समयावधि में किसी क्षेत्र की क्या मौसम की अवस्था होती है उसे हम जलवायु कहते हैं। तो यहाँ पर एक और प्रश्न आ सकता है कि भारत की जलवायु को हम किस कैटेगरी में रखते हैं। तो भारत और बिहार, याद रखिएगा, भारत और बिहार दोनों की जलवायु मानसूनी जलवायु है। क्वेश्चन इससे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आप इसे याद रखें कि भारत और बिहार दोनों की जलवायु किस कैटेगरी की है, मानसूनी जलवायु। और एक यह भी चीज़ गौर करने लायक है
कि जलवायु के अंतर्गत मुख्यतः दो तत्वों का अध्ययन किया जाता है किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में। पहला है टेम्परेचर, यानी जिस भौगोलिक क्षेत्र की हम जलवायु जानना चाहते हैं वहाँ का इन लंबी समयावधि में जो तापमान है उसकी गणना हम करते हैं। और दूसरा है वर्षण। हम यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे, इस टॉपिक के अंतर्गत आपको कुछ चीज़ें अवधारणात्मक भी पढ़नी होंगी और कुछ चीज़ें फैक्चुअल भी होंगी। क्वेश्चन ऐसे ज़्यादातर फैक्ट से ही बनते हैं, लेकिन अवधारणाएँ आपकी स्पष्ट होंगी तो आप विदाउट फैक्ट जाने भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। और दूसरी फायदा यह होगी कि आप मेंस में भी अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप जलवायु की परिभाषा जान गए। अब जलवायु जब इसे कहते हैं लंबी समयावधि और विस्तृत क्षेत्र में जो मौसम की अवस्था होती है, तो मौसम किसे कहते हैं? क्योंकि बहुत सामान्य भाषा में हम लोग जलवायु और मौसम को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन वैज्ञानिक परिभाषाएं जो होती हैं वो दोनों चीज़ों को अलग अलग देखती है। तो मौसम क्या है? तो मौसम शब्द की उत्पत्ति जो है वो मौसम जो है मौसिम अरबी शब्द है, मौसिम उससे हुई है। और इसका अर्थ क्या होता है अरबी में कि जब हवाएं जो होती हैं वो ऋतुवत परिवर्तन करती है, यानी शीत ऋतु है तो शीत ऋतु में हवा की दिशा गर्मी ऋतु की अपेक्षा बदल जाए। गर्मी ऋतु जब आए तो उसमें जो है शीत ऋतु की अपेक्षा हवाएं की दिशा चेंज हो जाए। तो मौसम शब्द से बना हुआ है पहली चीज़। और मौसम शब्द का अर्थ है कि जब हवाएं हैं जो हैं वो जो धरातल पे चलती हैं, जो समुद्र में चलती हैं, उनका दिशा परिवर्तन होता हो मौसम के हिसाब से, ऋतुओं के हिसाब से, तो उसे हम मौसम कहते हैं। और एक ये बात है कि यह सीमित क्षेत्र के लिए होता है, यानी किसी राज्य के लिए भी हो सकता है या किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए भी हो सकता है। हमने जलवायु में बताया कि विस्तृत क्षेत्र के लिए होता है, जैसे मान लीजिए एक कॉन्टिनेंटल का हो सकता है, महाद्वीप का, एक बहुत बड़ा देश है भारत, उसके लिए हो सकता है, लेकिन मौसम सीमित क्षेत्र के लिए होता है। और दूसरी है कि वो एक सीमित समय के लिए भी होता है। तो मौसम की परिभाषा के अंतर्गत क्या चीज़ें हैं? सीमित क्षेत्र और सीमित समय के अंतर्गत वायुमंडल की जो दशा है उसे हम मौसम कहते हैं। तो जलवायु, विस्तृत क्षेत्र और लंबी समयावधि, इसके अंतर्गत जो मौसम की अवस्था होती है उसे जलवायु कहते हैं। और सीमित क्षेत्र और सीमित समयावधि के अंतर्गत वायुमंडल की जो दशा है उसे हम मौसम कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक अवधारणात्मक जानकारी आप समझ लीजिए, इससे आपको आगे हम जैसा बताएं कि मेंस के आंसर राइटिंग में आपको मदद मिलेगी। और जब आप प्रीवियस प्रीलिम्स में बैठेंगे और फैक्ट आपको याद नहीं आ रहे हैं तो शायद उससे आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। किसी भी स्थान का टेम्परेचर निर्धारण सूर्य के द्वारा होता है। यहाँ धरती पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत आप भी जानते हैं सूर्य ही है। तो सूर्य का जो गमन है, उस जो पृथ्वी हमारी चक्र काटती है, उसी के अवस्थिति पे किसी भी देश का टेम्परेचर निर्धारण होता है। और उसी हिसाब से टेम्परेचर जो है, और टेम्परेचर से क्या होता है, हवाओं का गति निर्धारण होता है। और इसी दोनों के संयोग से मौसम निर्धारण होता है। तो आप पहले एक अवधारणात्मक समझ देखिए। मान लीजिए कि यह पृथ्वी है, ठीक है। जैसा कि आप पढ़े भी होंगे, ये 6ठी 7वीं एनसीईआरटी भूगोल की कक्षा में सिंपल सा ये कंसेप्ट है। यह 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश, और यह 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश है। यह हुआ 0 डिग्री विषुवत रेखा। यह हो गया सूर्य। अब क्या होता है कि पृथ्वी हमारी चक्र लगाती है सौरमंडल में, ये तो आप सामान्य सी जानकारी है, जानते ही होंगे। अब सूर्य जो है, जब यहाँ से ये हो गया, इसे हिंदी में हम कहते हैं मकर रेखा, इसे कहते हैं कर्क रेखा। और इसे
विषुवत रेखा। तो सूर्य जब हमारा ये विषुवत रेखा से इधर की ओर जाएगा यानी कर्क रेखा की ओर, और एक समय आएगा जब कर्क रेखा पे होता है तो यहाँ जो प्लेसेज हैं या समुद्र हो या स्थल हो उन भागों पे ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलेगा, और टेम्परेचर और हवा की गति में विलोम संबंध पाए जाते हैं। यहाँ स्पष्ट होइएगा, अगर किसी भी धरातल पे अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ हवा गर्म होगी और वहाँ वो गर्म हवाएं ऊपर की उठेंगी जाएंगी और वहाँ एक स्पेस क्रिएट होगा, उसे हम टेक्निकल शब्द देते हैं निम्न दाब। तो यानी वहाँ निम्न दाब का क्षेत्र क्रिएट होगा और वहाँ पे उस जगह को भरने के लिए, क्योंकि हवाएं सभी जगह उपस्थित होती हैं और सभी जगह हवाएं जो है चलती है, तो उच्च दाब क्षेत्र यानी जहाँ पे हवाएं सघन हैं वहाँ से उस निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए उस ओर गति करेगी। जैसे मान लीजिए कि ये कर्क रेखा पे सूर्य का प्रकाश आ रहा है, यहाँ के क्षेत्र बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इधर से अब मान लीजिए कि यहाँ जो क्षेत्र बनेगा वो निम्न दाब का क्षेत्र हो जाएगा। ये एक मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये धरती पे इस इतने क्षेत्र में बहुत सारे देश होंगे, बहुत सारे सागर होंगे, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, मैं बस एक समझाने के लिए आप लोगों से प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ हो गया निम्न दाब का क्षेत्र, तो इधर उच्च दाब का क्षेत्र होगा क्योंकि अभी सूर्य का प्रकाश इधर पड़ रहा है और यहाँ से हवाएं अब इधर की ओर गति करेंगी, ठीक है। यह है एक छोटा सा कंसेप्ट, आप इसे मौसम और जलवायु को पढ़ने में अति आवश्यक कंसेप्ट है, इसे समझना है और इसी पे पूरा मौसम और जलवायु का टॉपिक आधारित है। अब इधर से हवाएं इधर की ओर गमन करेंगी, अब ये हवाएं जिस नेचर की होंगी यहाँ पहुँचकर उस तरह का वातावरण क्रिएट कर देंगी। अगर ये ठंडी हवाएं हैं तो वहाँ जाके ठंडी कर देंगी, गर्म हवाएं तो गर्म कर देंगी, तो इसी से आपका यहाँ का मौसम निर्धारित होगा। कहाँ का? कर्क रेखा का। अगर यही सूर्य मान लीजिए कि यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे है और इनका प्रकाश यहाँ पे पड़ रहा है, ये क्षेत्र हो गया मकर रेखा से विषुवत रेखा के बीच का, ठीक है। तब इधर में क्या हो जाएगा? निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा, यानी यहाँ हवा जो है गर्म होकर ऊपर उठ जाएंगी और खाली स्थान हो जाएगा, स्पेस बनेगा, और फिर ये उच्च दाब का क्षेत्र हो जाएगा और यहाँ से हवाएं इधर की ओर गमन करेंगी, ठीक है। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है और इसी पे पूरा हवा का दिशा, जैसा कि मैंने बताया कि मौसम जो है वो हवा के ऋतुवत परिवर्तन पर निर्भर करता है। अब एक इसकी एक तिथि भी है, ये भी जान लीजिए, कभी कभी पूछा भी जाता है। एक बार यूपीएससी ने ये भी पूछ लिया था, क्योंकि यूपीएससी कंसेप्चुअल पूछता है, तो उसने पूछा कि सूर्य उत्तरायण में है तो इस समय भारत में किस तरह का मौसम होगा। डायरेक्ट उसने नहीं पूछा, थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमाया कि सूर्य उत्तरायण है, ये टेक्निकल शब्द है, तो इस समय भारत में मौसम की स्थिति क्या होगी। तो उत्तरायण किसे कहते हैं, दक्षिणायन किसे कहते हैं। तो सूर्य जब कर्क रेखा की ओर होता है, विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर गमन करता है तो इसे हम उत्तरायण कहते हैं, और सूर्य जब कर्क रेखा से विषुवत रेखा से मकर रेखा की ओर गमन करता है तो इसे दक्षिणायन कहते हैं सूर्य का। अब देखिए एक निश्चित तिथि बनाई गई है, उस पर सूर्य की स्थिति कहाँ होगी वो आप जान लीजिए, और पीसीएस एग्जाम वनडे एग्जाम में वो तिथि पूछ ली जाती है कि इस तिथि में मान लीजिए कि सूर्य यहाँ होगा या कि कहाँ होगा, ठीक है, कर्क रेखा पे होगा, मकर रेखा पे होगा, विषुवत रेखा पे होगा। ऐसे क्वेश्चन वनडे एग्जाम में आपको देखने के मिलेंगे, पीसीएस एग्जाम में भी देखने को बहुत मिलते हैं डायरेक्ट। और यूपीएससी तो कमाल करती है, यूपीएससी आप पूछ लेती है ऑस्ट्रेलिया जो है, मान लीजिए कि सूर्य भारत में 25 दिसंबर को सूर्य की जो है तो ऑस्ट्रेलिया में उस समय क्रिसमस के समय क्या मौसम होगा। अब वो कंसेप्ट से खेलती है, तो आप जब ये जान जाएंगे कि सूर्य कब कहाँ गमन करता है, उस हिसाब से आप वहाँ के अंदाज लगा सकते हैं कि मौसम कैसा हो सकता है। स्वाभाविक बात है कि जब सूर्य जो है विषुवत रेखा से इधर कर्क रेखा की ओर गमन करेगा तो इधर में गर्मी बढ़ेगी और ये इधर ग्रीष्म ऋतु आएगा,
और जब वही सूर्य विषुवत रेखा से मकर रेखा की ओर गमन करेगा तो इधर गर्मी बढ़ेगी, इधर ग्रीष्म ऋतु आएगा, उधर शीत ऋतु होगा। बस विलोम है, जिधर सूर्य होगा उधर ग्रीष्म ऋतु, जहाँ सूर्य नहीं होगा ज़्यादा देर तो वहाँ शीत ऋतु का मौसम होगा। ऐसे होता है, लेकिन टेक्निकल में और भी मौसम होते हैं, जैसे शरद ऋतु आती है, उसके बाद एक मानसून का सीजन वर्षा ऋतु आती है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे सूर्य का कर्क रेखा पे उपस्थिति माना जाता है कि 21 जून को होता है। ये याद रखिएगा, 21 जून दो कारणों से भी महत्वपूर्ण है। एक तो कर्क रेखा पे सूर्य उस दिन उपस्थित होता है और उस समय ये, अच्छा ये हम आपको बताना भूल गए कि विषुवत रेखा से कर्क रेखा जो है ये, इसको हम टेक्निकल भाषा में भूगोल में उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। वहीं विषुवत रेखा से मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम टेक्निकल भाषा में दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, 21 जून का जो है वो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की सर्वोच्च स्थिति होती है। उस दिन सूर्य जो है कर्क रेखा पे होता है। तो आप 21 जून को इस तरह से याद कर सकते हैं कि 21 जून जो है वो कर्क रेखा पे सूर्य की स्थिति होती है और उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी मनाया जाता है। और योग किसका सांस्कृतिक पहचान है? भारत का। तो एक फैक्ट आपको यहाँ से भी याद हो जाता है कि योग जो है भारत का सांस्कृतिक पहचान है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। उसके बाद विषुवत रेखा पे सूर्य की स्थिति दो बार होती है, एक तो समथिंग 22 मार्च है और एक है 21 सितंबर। ये डेट थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, एक दिन इधर उधर हो सकता है, लेकिन यही है 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे होता है, 22 मार्च और 21 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पे होता है। कैसे होता है? दो बार ये स्थिति आती है। तो एक बार तो जो मकर रेखा से सूर्य चलता है विषुवत रेखा पे और यहाँ पहुँचता है, फिर एक बार उधर से लौट के आता है ये। तो ये दो तिथियाँ ऐसी है जिस दिन पृथ्वी पे माना जाता है कि दिन और रात बराबर होते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं कि किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं पृथ्वी पे। तो आप ये याद रख लीजिएगा, 22 मार्च और 21 सितंबर। इसको थोड़ा सा डेट एक दिन इधर उधर होगा, आप मिला सकते हैं। अभी चलिए फिर, और विषुवत रेखा पे सूर्य की स्थिति 22 दिसंबर को होती है। ठीक है, सॉरी, मकर रेखा पे सूर्य 22 दिसंबर को होता है। अब जब सूर्य मकर रेखा पे होगा और दक्षिणी गोलार्ध में आप जब मैप देखिएगा अपने भूगोल का तो ऑस्ट्रेलिया आता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो महादेश है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको डिस्कस किया, 22 दिसंबर को सूर्य जो होता है मकर रेखा पे अपनी सर्वोच्च स्थिति पे होता है और ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है। और जैसा कि हम जानते हैं कि विषुवत रेखा से मकर रेखा के बीच की जो स्थिति है वो दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो एक बार यूपीएससी ने पूछा कि गोलार्ध सूर्य जो है की स्थिति 22 दिसंबर में यहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का जो त्यौहार है, क्रिसमस का, तो किस ऋतु में मनाया जाता है? ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया। और आप जैसा कि जानते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंग्लैंड से गए हुए अंग्रेजी जो मूल के ओरिजिन के लोग हैं उन वहाँ ज़्यादा संख्या में है और उनके लिए क्रिसमस जो है, जैसे हमारा होली है, हमारा दिवाली त्यौहार है हिंदुओं के लिए, उसी तरह से वो वहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है क्रिसमस। तो यूपीएससी ने एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। तो आप यहाँ पर अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, ये स्थिति है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा टॉपिक, दूसरा बिंदु जो है उसके अंतर्गत हम देखेंगे विभिन्न मौसम। ठीक है, बिहार में मौसम। बिहार में हम मौसम को तीन तरह का मौसम पाते हैं। पहला मौसम है ग्रीष्म ऋतु,
दूसरा है वर्षा ऋतु, और तीसरा है शीत ऋतु। ठीक है, अब इसकी हम समय अवधि जान लेते हैं कि आखिर ये किस टाइम में ऋतुएं बिहार में देखने को मिलती है। तो जो बिहार में ग्रीष्म ऋतु का समय है वो मार्च से मध्य जून तक का होता है। ठीक है, वर्षा ऋतु का समय मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक का होता है। और शीत ऋतु का समय जो है मध्य अक्टूबर से मार्च तक का होता है। ये आप जानते भी होंगे, लेकिन इसकी एक एक दो जो जानकारियां हैं वो आप अच्छे से जान लेंगे तो इससे एक दो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में टकराते हैं। बस आपको बस केयरफुल होकर देखना है। ये तो हम दिन रात मौसम जो है हमारे जीवन को प्रभावित करता है। मौसम जो है उस पर मनुष्य का जो है जिस क्षेत्र में जहाँ रहता है जो मनुष्य उसकी कल्चरल जो है उसको भी इफेक्ट करता है, खान पान, पहरावा, रहन सहन। तो फिर हम लोग तो जहाँ से हैं यानी भारत या बिहार, आप समझ सकते हैं कि ये हमारे दिनचर्या का हिस्सा है। लेकिन हाँ, पढ़ने के लिए तो भाई स्पेसिफिक जानकारी की ज़रूरत होती है, क्योंकि क्वेश्चन उससे बनाए जाते हैं और हम लोग दिनचर्या जो होते हैं उसको नॉर्मल में देखते रहते हैं, उसको नोटिस नहीं करते हैं। और वही जब बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन हमारे गिरफ्त में होता है, एक भी क्वेश्चन छूटता नहीं है। अब इनकी जो ऋतुएँ हैं, ये समयावधि हुआ ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून, वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य अक्टूबर, और शीत ऋतु मध्य अक्टूबर से मार्च तक। अब इन ऋतुओं में क्या विशेषता है, क्या देखने को मिलता है, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको इससे पूछा जाता है, जैसे बिहार में प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है बीपीएससी में, कि बिहार में ग्रीष्म ऋतु में कौन सा स्थान सबसे गर्म होता है। तो ये एक फैक्ट है, आप इसे भी जान लीजिए। तो बिहार में सबसे गर्म स्थल गया जिला होता है। और गया की अवस्थिति बिहार में कहाँ है, इसे हम एक बार देखना चाहेंगे, आप इसे देख लीजिए। यह है बिहार का मैप, और बिहार जो है आप देख लीजिए, इसमें गया जिला की अवस्थिति का है। तो गया जिला जो है बिहार के सबसे दक्षिण में है। ये हुआ गया जिला। बिहार के सबसे दक्षिण में स्थित जो जिला है वो गया है। तो दो चीज़ें हैं, बिहार जो है सबसे गर्म स्थान है बिहार का, तो एक फैक्ट ये है। और दूसरा क्या है, यहाँ पे याद रख लीजिएगा कि बिहार का सबसे दक्षिण में अवस्थित जो जिला है वो गया है। क्योंकि एक बार बीपीएससी ने पूछा है, आप 56 से 59 का क्वेश्चन देख लीजिएगा, कि बिहार के सबसे पूर्व में स्थित जिला कौन सा है। सबसे पूर्व में स्थित जिला ऐसे तो देखिएगा तो किशनगंज है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, ऑप्शन में था कटिहार। तो उस ऑप्शन के अनुसार सही आंसर जो हो रहा था वो कटिहार था। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के देखने से यही होता है कि क्वेश्चन का ट्रेंड क्या होता है और हमें किस तरह से पढ़ना है। और यहाँ पर यही आपको सबसे अच्छी चीज़ें लगेंगी कि यहाँ पर आपको वही पढ़ाया जाएगा जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और आप पूरा विश्वास करके आप इसे देखें। और आप जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो वहाँ पर आपको ये देखने को भी मिलेगी कि जो आपको पढ़ाया गया है अधिकांश क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। तो उसमें ऑप्शन वो कटिहार सही था। तो ये डिमांड करता है कि हम बिहार का मैप हमेशा देखते रहें, और मैप के अनुसार ज्योग्राफी पढ़ने पर रुचिकर भी होता है और चीज़ें अधिक समझ में भी आती हैं। और तीसरी लाभ ये होता है कि वो हमें ज़्यादा दिन तक याद भी रहता है। याद क्या रहता है, उसको समझ के स्तर पर आ जाता है कि आप कभी भूलते भी नहीं हैं। तो कभी भी ज्योग्राफी जब पढ़िए तो आप मैप के साथ पढ़िए।
तो एक फैक्ट ये हो गया, ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म स्थान गया और सबसे दक्षिण का जिला जो है वो भी गया। ठीक है, अब चलते हैं। तो हम देख रहे थे कि बिहार की ग्रीष्म ऋतु में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए या क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में बिहार में क्या क्या विशेषता देखने को मिलती है। बिहार में ग्रीष्म ऋतु की विशेषताएं, तो पहला जैसा कि हमने आपको बताया कि इसकी अवधि जो है मार्च से मध्य जून तक होती है। ठीक है, मार्च टू मिड जून। ठीक है, दूसरा मैंने बताया कि बिहार का सबसे गर्म स्थान गया डिस्ट्रिक्ट है, यह बिहार के सबसे दक्षिण में स्थित है। अब एक इससे संबंधित एक और फैक्चुअल जानकारी जान लीजिए। मार्च से गर्मी स्टार्ट होती है और मई का महीना जो होता है वो बिहार में सर्वाधिक गर्म महीना होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, मान लीजिए कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें सबसे ज़्यादा गर्मी किस महीने में पड़ती है बिहार में। तो आप एक फैक्ट ये भी याद करके रखें कि सर्वाधिक गर्मी किस महीने में होती है, तो मई में। ठीक है, यह लगभग 32 डिग्री सेल्सियस यहाँ तापमान देखा जाता है मई महीने में। ठीक है, और एक परिघटना यहाँ गर्मी के सीजन में ग्रीष्म ऋतु में यानी जो देखने को मिलती है वो होती है चक्रवाती वर्षा का। इसे टेक्निकल भाषा में नार्वेस्टर भी कहा जाता है और अलग अलग जगहों पे इसे अलग अलग नाम से पुकारा भी जाता है। जैसे आप चले जाइएगा कर्नाटक में, केरल में, तो वहाँ आम्र वर्षा कहा जाता है, चक्रवाती तूफान का ही अलग नाम है। बंगाल में चले जाइएगा तो इसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। अलग अलग एग्जाम में, जैसे वनडे में, अदर पीसीएस यूपी है, हरियाणा है, वहाँ पे इन नामों से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। यहाँ तक कि बिहार में भी कि ग्रीष्म ऋतु में चक्रवाती तूफान को बंगाल में क्या कहा जाता है, ऑप्शन दे दिया गया है, आम्र वर्षा, नार्वेस्टर तो माना टेक्निकल नाम हुआ, काल बैसाखी, इनमें से कोई नहीं, ऐसे करके। तो आप पहले जान लीजिए कि एक परिघटना होती है जो ग्रीष्म ऋतु में बिहार में, वो होती है चक्रवाती तूफान की, और इससे बिहार में वर्षा होती है। और यह वर्षा जो उस समय जूट की खेती होती है, जो बिहार के पूर्वी हिस्से में ज़्यादातर देखी जाती है, तो उसके लिए वो लाभदायक होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में एक और हमें चीज़ें याद रखनी है, चक्रवाती वर्षा देखने को मिलता है और यह जूट की खेती के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, और एक जानकारी यहाँ ये है कि अब थोड़ा भारत से तुलना कर लेते हैं। अगर बिहार में सर्वाधिक गर्मी गया जिले में पड़ती है तो भारत में कौन सा स्थान सबसे गर्म रहता है। मैंने शुरुआत में ही बताया था आपको कि भारत से भी इसकी तुलना करते जानी है। तो भारत में सर्वाधिक गर्म स्थान जो है वो राजस्थान जिले का बीकानेर डिस्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, और बीकानेर कहाँ है, राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। ठीक है, आप ये जान लीजिए कि बिहार में सबसे गर्म स्थान गया और भारत में सबसे गर्म स्थान राजस्थान का बीकानेर जिला। अब हम बिहार में वर्षा ऋतु की विशेषताओं को जानेंगे। तो ठीक है, बिहार में वर्षा ऋतु,
अब इसके अंतर्गत जो हमें फैक्ट देखने हैं या जो जानकारियाँ देखनी है, तो पहली है कि इसका अवधि क्या होता है, टाइम पीरियड। तो इसका अवधि मिड जून टू मिड अक्टूबर, ठीक है, इसकी अवधि। उसके बाद एक चीज़ आप जैसे उसमें जाने कि मई में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, तो उसी तरह से बिहार में जुलाई और अगस्त का जो महीना होता है, इन 2 महीनों में सर्वाधिक वर्षा होती है। इसे हम हिंदी भाषा में आपको सावन और भादो के नाम से जानते हैं। जो हमारा ये शक संवत का कैलेंडर है, उसमें सावन और भादो के नाम से जाना जाता है। तो आप दूसरी जानकारी ये रखिए कि जुलाई एंड अगस्त में सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कहीं से भी, इसलिए आपको पूरा प्रिपेयर होके जाना है, एक एक फैक्ट, क्योंकि ये देखा जाता है कि पीसीएस में सर्वाधिक फैक्ट से ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और इस टॉपिक से जो कंसेप्ट से भी क्वेश्चन अगर बनाए जा सकते हैं, तो पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूँ, उतना पर्याप्त है आपके लिए। जैसा कि मैं उदाहरण भी दिया 2 यूपीएससी के क्वेश्चन का, तो आपको पर्याप्त है। अगर वो आप समझ गए कि सूर्य की स्थिति के अनुसार बिहार में या भारत में, जैसा मान लें बिहार जो है भारत में ही है, तो जैसा भारत में होगा लगभग वैसे ही अवस्थिति होगी। तो आप भारत में या बिहार में मौसम कैसे होंगे वो आप अगर वो जो पहले मैंने बताया कि सूर्य की स्थिति के अनुसार मौसम बदलते हैं, अगर वो कंसेप्ट आपने समझ लिया, तो इस टॉपिक से कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो आप अदर कंपटीशन जो कंपटीटर आपके हैं उनसे बढ़त की स्थिति में होंगे। तो आप ये सब फैक्चुअल स्थिति है, फैक्चुअल जानकारियाँ हैं, तो आप फैक्ट भी जानिए और कंसेप्ट भी जानिए अधिकांश, लेकिन ये सच है कि फैक्ट ही पूछे जाते हैं। अब एक और जानकारी जान लीजिए कि यहाँ पर बिहार में अधिकांश वर्षा तो जो होती है, तो भारत में मानसून की 2 ब्रांचेज होती हैं। एक ब्रांच अरब सागर से होकर आती है और दूसरी ब्रांच बंगाल की खाड़ी से आती है। तो बिहार में जो वर्षा होती है वो अधिकांश बंगाल की खाड़ी वाली ब्रांच से होती है। यही कारण है कि आगे चल के आप देखिएगा इसी टॉपिक में बिहार में वर्षा जो है वो सर्वाधिक किशनगंज जिले में होती है। एक फैक्ट आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा, लेकिन यहाँ एक फैक्ट और भी जान लीजिए, हो सकता है कभी क्वेश्चन में पूछा जाए, क्योंकि अपवाद स्वरूप जो जानकारियाँ होती हैं कभी कभी पूछने वाला क्वेश्चन सेटर जो होते हैं उनका ध्यान उधर भी चला जाता है और वो विद्यार्थी का गहन जानकारी का अवलोकन करने के लिए ऐसे क्वेश्चन बना डालते हैं। क्योंकि सामान्य तो सब जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी से बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है, लेकिन एक जानकारी यह भी है कि अरब सागर की जो शाखा है उससे बिहार के पश्चिमी हिस्सा में मोस्टली रोहतास में भी वर्षा होती है। क्योंकि बहुत लोग ये समझते हैं कि जो वर्षा होती है बिहार में वो बंगाल की खाड़ी वाली ब्रांच से ही होती है। जैसा कि आप एक छोटा सा मैं यहाँ पर आपको मैप के द्वारा समझा दूँ, भारत का जो नक्शा लगभग जो साउथ में है वो लगभग ऐसा है, और इस तरह से जो बंगाल की जो मानसूनी हवाएं हैं वो ऐसे प्रवेश करती है और इधर से होकर चली जाती है। अब ये शाखा जो है इसको हम अरब शाखा कहते हैं, ठीक है। और इधर से जो जाती है बंगाल की शाखा, और बंगाल की शाखा से ही बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है। अरब शाखा से बिहार का जो पश्चिमी हिस्सा है मोस्टली रोहतास में वर्षा अरब सागर की शाखा कराती है। तो एक जानकारी आप ये रखिए कि अरब शाखा से रोहतास में और रोहतास कहाँ स्थित है इसे आप देख लीजिए एक बार, एक मिनट, जब इसको पूरा पहले कंप्लीट कर लेते फिर आपको रोहतास का जानकारी देते हैं। और बिहार में सर्वाधिक वर्षा जैसा कि मैंने बताया कि बंगाल की शाखा से
सर्वाधिक वर्षा बिहार में होती है। ठीक है, और मैंने पहले ही बताया कि किशनगंज जो है वो बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। किशनगंज सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। और एक जानकारी ये रखिए कि जब सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होती है तो सबसे कम वर्षा भी पूछा जा सकता है। तो सबसे कम वर्षा जो होती है वो अरवल जिला में होती है। ये न्यू फैक्ट है, यानी इसके पहले जो आता था वो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट आता था, लेकिन अभी जो बिहार सरकार का डाटा आया है उसमें बताया गया है कि अरवल में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, तो ये रहा बिहार में वर्षा ऋतु से संबंधित फैक्ट। आप इसे नोट कर ले और इसे बार बार पढ़े, रिवीजन करें और इसे अपना लाभ ले। अब एक यहाँ पे हम भारत से भी तुलना करना चाहेंगे कि आखिर किशनगंज में जब सर्वाधिक वर्षा होती है बिहार के अंतर्गत, तो भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो इसका ये आप इसे भी नोट कर लें। भारत में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम, ये आप तुलना भी हो जाएगा। और अदर एग्जाम आप देने जाएंगे बिहार के एग्जाम में, तो मान लीजिए बिहार की जानकारियाँ पूछी जाती है और हम इसे ही डिस्कस कर रहे हैं बिहार स्पेशल क्लासेस के अंतर्गत। लेकिन अदर एग्जाम में भी आप बेनिफिट की स्थिति में होंगे अगर यहाँ पे आप क्लास कर रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पे तुलना करते हुए भारत में भी जो वर्षा की स्थिति है या ग्रीष्म ऋतु के बारे में जानकारियाँ है बताई जा रही है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मासीराम, और मासीराम जो है मेघालय डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी मेघालय स्टेट में अवस्थित है। ठीक है, मेघालय कहाँ है? भारत के नॉर्थ ईस्ट में। जो नॉर्थ ईस्ट में 8 स्टेट देखे जाते हैं उसमें आप असम के बगल में देखिएगा कि मेघालय है, और मेघालय जो है उसी में अवस्थित है मासीराम, जहाँ भारत में सर्वाधिक वर्षा की स्थिति देखी जाती है। ठीक है, और एक बात यह है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा मासीराम में होती है, तो फिर सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो एक फैक्ट ये भी जान लीजिए कि भारत में सबसे कम वर्षा जो होती है वो लेह में देखने को मिलती है। भारत में सबसे कम वर्षा, भारत में सबसे कम वर्षा लेह में। ठीक है, तो वर्षा ऋतु के अंतर्गत हमने जाना कि अवधि क्या है, मिड जून से मिड अक्टूबर। सर्वाधिक वर्षा कब होती है, किस महीने में? तो जुलाई और अगस्त में। किस शाखा से कहाँ पे वर्षा होती है और कितनी होती है? तो अरब शाखा से रोहतास में भी वर्षा होती है। तो आप ये भी जान लिए ये आप ये अज्ञानता में नहीं रहे कि केवल बंगाल की खाड़ी से बिहार में वर्षा होती है। आपसे क्वेश्चन जब पूछा जाए अपवाद स्वरूप तो आप बढ़त की स्थिति में होंगे। और बिहार में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है। ठीक है, बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा किशनगंज में होती है और सबसे कम वर्षा अरवल डिस्ट्रिक्ट में होती है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा मासीराम में होती है और भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है। ठीक है, अब हम जो ये जिले हैं बिहार में उनकी अवस्थिति को दिखाना चाहेंगे ताकि आप मैप से देख लें। ठीक है, आइए अब पहले देखते हैं बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज। तो किशनगंज बिहार के सबसे पूर्वी भाग में अवस्थित है। किशनगंज बिहार के सबसे पूर्वी भाग में अवस्थित है और जैसा कि मैंने बताया कि बंगाल की खाड़ी से बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है और इस तरह से बिहार में मानसून की हवाओं की गति का दिशा यही होता है। तो इधर से मानसून हवाएं प्रवेश करती है, इसलिए ये चूँकि किशनगंज बंगाल के से इसकी सीमा साझा करता है तो आप समझ सकते हैं एक कंसेप्चुअल भी स्थिति बनती है।
तो किशनगंज सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। और इधर से जैसे जैसे मानसूनी हवाएं पश्चिम की ओर बिहार में बढ़ती है तो वर्षा की स्थिति कम होती जाती है। ठीक है। हालांकि एक अपवाद है, यहाँ वेस्ट चंपारण में वर्षा जो है अधिक देखी जाती है, इसे भी आप नोट करके रखें। वेस्ट चंपारण में वर्षा अधिक देखी जाती है, इसका एक कारण है यहाँ शिवालिक श्रेणी का उपस्थित होना। ठीक है। आगे हम आपको डिस्कस करेंगे कि मानसूनी हवाएं और वर्षा जो होती है मानसूनी हवाओं से, उसमें उच्चावच यानी भौगोलिक स्थलाकृतियाँ जो होती हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे हवाएं जिस दिशा से गति कर रही है, अगर मान लीजिए उसको कोई रोकने वाला हो, पहाड़ हो, पठार हो, तो वहाँ पे अधिक वर्षा होगा। और यही कारण है कि भारत में पश्चिमी घाट कहाँ पर है, तो भारत के पश्चिमी भाग में, जिसे हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं, वहाँ पे पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में अधिक वर्षा की स्थिति देखी जाती है। वही पूर्वी घाट वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। पश्चिमी घाट का पूर्वी हिस्सा, पूर्वी घाट नहीं, पश्चिमी घाट का पूर्वी हिस्सा जो है वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। तो जो स्थलाकृतियाँ होती हैं वो वर्षा कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यही कारण है कि यहाँ शिवालिक की अवस्थिति है और इधर से जो हवाएं आती हैं ये इनको रोक के शिवालिक यहाँ वेस्ट चंपारण में अधिक वर्षा कराता है। और ये लगभग 200 सेंटीमीटर की यहाँ वर्षा औसत देखी जाती है। ठीक है। एक जानकारी आप बिहार में वर्षा ऋतु में आप जान लीजिए, यहाँ औसत वर्षा कितनी होती है, तो वो है लगभग 112 सेंटीमीटर। बिहार में औसत वर्षा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर। और भारत में कितनी औसत वर्षा है, तो इसे भी आप जान लीजिए। भारत में औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर। भारत का जो वर्षा का क्षेत्र है, वर्षा का वितरण जब हम पढ़ते हैं उसमें जो है उसमें 4 बनाए गए हैं क्षेत्र। उसमें एक है उच्च वर्षा वाले क्षेत्र, एक मध्यम, फिर एक निम्न। तो एक जानकारी आप ये रखिए कि बिहार जो किस क्षेत्र में आता है, तो बिहार जो है मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र में आता है। डायरेक्ट अगर नहीं पूछना हुआ फैक्ट आयोग को, तो ऐसे घुमा के पूछ सकता है कि बिहार इनमें से निम्न में किस वर्षा क्षेत्र में आता है। भारत में उच्च वर्षा क्षेत्र, मध्यम वर्षा क्षेत्र, निम्न वर्षा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो आपको समझना होगा कि बिहार जो है मध्यम वर्षा क्षेत्र वाले में आता है। और उच्च वर्षा क्षेत्र की अवस्थिति क्या होती है, तो ये भी एक जान लीजिए, फैक्ट है। उच्च वर्षा क्षेत्र जो है, उच्च क्षेत्र को कहते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से औसत 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। और मध्यम क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ 100 से 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। ठीक है। तो यानी ये आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार में 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच औसत वर्षा होती होगी। तो यहाँ 112 सेंटीमीटर है ही औसत वर्षा, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। अब ये देख लीजिए कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज, और सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र हम बताएं कि अरवल है। और अरवल कहाँ पर स्थित है, तो बिहार के पश्चिमी भाग में। ये छोटा सा जिला है अरवल, ये जहानाबाद से काट कर बनाया गया था। और ये बिहार का सबसे अंतिम निर्माण वाला जिला है, 38वां जिला है। एक बार बीपीएससी में पूछा भी गया है, सबसे नवीनतम जिला। घुमा घुमा के पूछा जा सकता है आपसे, आपको बस ध्यान रखना है। एक ही चीज़ को कई तरीक़ों से पूछा जाता है। तो बिहार में सबसे नवीनतम जिला कौन है, तो अरवल है। ये इसके बाद कोई जिला नहीं बना है बिहार में। और आप जैसा कि जानते होंगे कि बिहार में टोटल कितने ज़िले हैं, 38 ज़िले हैं। तो अरवल जो है यहाँ सबसे कम वर्षा होती है। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और शीत ऋतु को देखेंगे। बिहार में शीत ऋतु,
अब बिहार में शीत ऋतु के अंतर्गत क्या क्या देखना है, तो पहले तो अवधि देख लेते हैं। इसकी अवधि क्या है, मिड अक्टूबर से मार्च, शीत ऋतु। और अभी कौन सा मौसम चल रहा है जब हम क्लासेज रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी शीत ऋतु का ही मौसम है। तो पहले अवधि देख लिए। और सबसे, जैसे हम देखें कि सबसे गर्म महीना कौन होता है, सबसे अधिक वर्षा किस महीने में होती है, तो दूसरी जानकारी ये है कि सबसे ज़्यादा ठंड जो पड़ती है, शीत ऋतु कैसा होता है, ठंड वाला सीजन होता है। तो सबसे ठंडा किस महीने में पड़ता है बिहार में, तो वो है जनवरी का महीना। सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी का महीना होता है। ठीक है, दूसरी जानकारी आप ये याद करके रखें। अब इस शीत ऋतु में एक घटना जो होती है वो होती है कि जनवरी महीने में और फरवरी महीने में वर्षा देखने को मिलती है। और जनवरी और फरवरी का महीना जो है, वो जो वर्षा होता है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। और आप सोच रहे होंगे कि ये पश्चिमी विक्षोभ क्या है, तो हम बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ वो है, भूमध्य सागर, जब आप विश्व एटलस देखेंगे तो भूमध्य सागर कहाँ पर है, यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कॉन्टिनेंट जो है, इनको वो बीच में वो अवस्थित है भूमध्य सागर की। वहाँ से हवाएं चलती हैं जो मध्य एशिया की ओर भी जाती है और पश्चिम एशिया होते हुए भारत में भी प्रवेश करती हैं। और इन्हीं पश्चिम हवाओं से भारत में जो है ठंड के मौसम में वर्षा देखने को मिलती है। और ये वर्षा जो होती है रबी फसल, जैसा कि गेहूं है, चना है, इन फसलों के लिए लाभदायक सिद्ध होती है। तो बिहार में भी पश्चिमी विक्षोभ से जनवरी फरवरी महीने में वर्षा देखने को मिलती है। तो एक फैक्ट ये भी आप याद कर लें कि शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। और ये कब होती है, जनवरी और फरवरी के महीने में। और इससे रबी फसल को लाभ होता है। रबी फसल को लाभ होता है, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, किस तरह से पूछे जाएंगे, आप तैयार रहिए हर सिचुएशन के लिए। अब दिनों दिन कंपटीशन बहुत हार्ड होता जा रहा है और पीसीएस भी अपने में बहुत चेंज ला रहे हैं। जैसा कि इस बार आप देख रहे होंगे कि नेगेटिव मार्किंग की बात चल रही है, आपसे सुझाव मांगे गए हैं। ऐसा पहला बार होने जा रहा है बिहार में। ऐसे तो सभी आयोग ने लागू कर दिया है और यूपीएससी में तो 2007 से ही लागू है। तो आप अपनी तैयारी को उस स्तर तक ले जाइए जहाँ से जब आप एग्ज़ाम में बैठे तो आपका एग्ज़ाम छोटा लगने लगे, आप अदर कंपटीटर जो हैं आपके उनसे 20 की स्थिति में हो। तो आपको किसी तरह से कि आप ये नहीं सोचें कि आप हमेशा जो है माने पीटी जो है निश्चिंत होकर रहे और मेंस की तैयारी में लग जाए, मेंस देने की। और ऐसे पूरी तैयारी रखें कि हम अपने पहले ही प्रयास में रिजल्ट को पाएँ और सिलेक्शन लेके बेरोजगारी जो है उसको दूर करें, रोजगार पाएँ। तो अब आगे बढ़ते हैं। शीत ऋतु जो है बिहार में, शीत ऋतु के अंतर्गत आगे जो एक जानकारी और है कि सबसे सर्वाधिक जो है ठंड कहाँ पड़ती है, तो यहाँ सर्वाधिक ठंड बिहार में गया जिले में पड़ती है। तो गया जिला में सर्वाधिक गर्मी भी और सर्वाधिक ठंड भी। ठीक है, तो अब भारत में देख लेते हैं, भारत से तुलना करके। तो भारत में सर्वाधिक ठंड जो पड़ती है वो भारत में सर्वाधिक ठंड द्रास में। और द्रास कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ये शॉर्टकट में हमने लिखा है जेके। ठीक है, तो बिहार में सर्वाधिक ठंड कहाँ पड़ती है, गया जिले में। और सर्वाधिक
ठंड भारत में कहाँ पड़ती है? तो द्रास में। तो ये रहा आपके शीत ऋतु से संबंधित जानकारी। तो इस तरह से हमने बिहार में मौसम की क्या स्थिति है ये पढ़ लिया। अब आगे हम अगली वीडियो में इसके बारे में ही कंटिन्यू करेंगे और आगे जो बिंदु हैं उसको शामिल करते हुए इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।